समझेंगे आप एट लीस्ट सुने कि उनका इंटरेस्ट रेट कम क्यों है. दे हैव अ कैपेसिटी कि $400 billion रिजर्व्स है. दे वर द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन ऑन द प्लेनेट लास्ट ईयर. इस साल उनकी ग्रोथ कम हो रही है, लेकिन इसमें जस्ट गिव मी पिक आउट इसलिए हो रहे हैं. चाइना ने 10 साल तक डबल डिजिट ग्रोथ किया, आज भी डबल डिजिट ग्रोथ, अब सिंगल डिजिट है. पीक आउट इकोनॉमिक्स में 200 साल की हिस्ट्री पढ़े आप, आपको नजर आएगा हर कंट्री पीक आउट कर रही है. दुनिया की कोई कंट्री नहीं है जो 10 साल डबल डिजिट ग्रोथ की हो, ये तो आपको बताना चाह रहा हूं. अब नीचे आए ना, हम तो नीचे, हम तो 3%, यही तो बता रहा हूं, हम तो 3% है ना. सर मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं इससे थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा जो उन्होंने कहा है कि पॉलिसी रेट पीक आउट हो गया. आई थिंक हम जो है ना एक जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कल द सैक या बंद गली में चले गए हैं इन टर्म्स ऑफ आवर पॉलिसी रेट, क्योंकि हमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो हमें लेकर के आनी थी, जिसको आप या लोग हॉट मनी कह रहे हैं, तो हमने अपने आप को एक तरह से बाइंड कर लिया. जैसे ही आप पॉलिसी रेट को छेड़ेंगे यानी कि उसको कम करेंगे, ये सारे के सारे कैपिटल फ्लोज बाहर चले जाएंगे और फिर से आपके फाइनेंशियल अकाउंट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. तो मुझे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है आते हुए दिनों में. और दूसरी चीज वो मैं ये कहूंगा कि अगर आपने फिस्कल साइड पे नंबर्स देखे हैं, कि रिसेंटली मैं देख रहा था नंबर्स, पहले क्वार्टर के अंदर आपकी 12 से 13% रेवेन्यू शॉर्टफॉल है और ये ऐड होती रहेगी टिल द कम्युलेटिव. और लोग ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो एनालिस्ट हैं वो ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जब साल खत्म होने वाला होगा यानी फाइनेंशियल ईयर, हमने जो कमिटमेंट्स की हुई हैं इंटरनेशनल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ, उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट और बहुत से टैक्सेस लगा सकती है. तो मैं ये बिल्कुल स्टेबिलिटी तो है, लेकिन मुझे खतरात भी नजर आ रहे हैं बहुत फंडामेंटल किस्म के. और एक बात जो है वो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे मजीद, कि इसमें हमने बात की कि गवर्नमेंट ने जो है करंट अकाउंट डेफिसिट को, बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस में हम चले गए हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हम कैसे करंट अकाउंट सरप्लस में गए हैं. अब हम गए हैं बेसिकली करंट अकाउंट सरप्लस में इंपोर्ट सप्रेशन के थ्रू. कर्टेल किया, सही कहा आपने, जिससे आपकी कस्टम्स की जो रेवेन्यू आ रहा है उस पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है. और ये मीडियम टर्म में एक सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं है. ये इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा कि ये इस तरह से है कि आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी एक बहुत तेजी से जा रहे थे किसी गाड़ी में, अब आपने पूरी की पूरी ब्रेक्स लगा दी हैं, आपकी गाड़ी तो रुक गई है, लेकिन जो आपकी मंजिल थी अब आप वहां नहीं पहुंच सके. पॉइंट हाईलाइट किया, क्योंकि इंडस्ट्रियल इनपुट्स आपके इंपोर्ट होने थे बहुत ज्यादा, वो सारे रुक गए. सो एक्चुअली ग्रोथ जिस वजह से आ रही थी आपकी, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था, लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़े नंबर्स आए. इंपोर्ट्स को कर्टेल कर देना, उनको बंद कर देना, ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है. इकोनॉमिक पॉलिसी ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, आप अपने जो वैल्यू चेन है, आपका जो कॉरिडोर है, उसमें ग्रे क्लॉथ की बजाय आप वीव बना के लोगों को बेचें, आप अपनी वैल्यू ऐड करें, एक्सपोर्ट्स में बढ़ाएं. लेकिन मुझे गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नजर नहीं आती. तो मेरा ख्याल है कि ये एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा मीडियम टर्म के अंदर, वरना फिर 1 से 2 साल के बाद कोई और गवर्नमेंट अगर आई, या यही गवर्नमेंट हुई फॉर दैट मैटर, हम स्टेबलाइजेशन की बातें कर रहे होंगे. हमें बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करनी है, हमें जॉब्स की बात करनी है, हमें क्राइसिस की बात करनी है, और वो बजाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी के और लीडरशिप के मुमकिन नहीं है. सही कहा. आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नाज़रीन हाईलाइट किया डॉक्टर साहब ने, कि यहाँ से आपकी जिसको आप समझ रहे हैं कि यहाँ से सब चीजें बॉटम आउट हो गई हैं, वो बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट है, बहुत ही फ्रेजाइल है. डॉलर रिजर्व्स अभी भी आपके बहुत ही लो लेवल्स पे मौजूद हैं. स्टेट बैंक मार्केट से डॉलर खरीद रहा है और अपने रिजर्व्स बिल्डअप कर रहा है, ताकि जो एक्सटर्नल डेट और जो लाइबिलिटीज मीट करनी है उसमें एकदम से आउटफ्लो नजर ना आए, और ये स्टेट बैंक अपने रिजर्व्स इसलिए बिल्ड कर रहा है. दूसरी जाने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, हम देख रहे हैं कि सिपेक भी सेकंड अपने फेज में दाखिल हो रहा है. इंडस्ट्रियल पॉलिसी का आना बहुत जरूरी है. तो फैज साहब, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बिकॉज आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काफी इंटरेक्शन रही है रजाक साहब से, आई नो यू हैव अ ओपिनियन अबाउट हिम, व्हाट इज देयर लाइक यू फील दैट नीड्स टू बी डन राइट नाउ, बिकॉज अभी भी ऑन द सरफेस बहुत सी चीजें हो रही हैं. आर यू सेटिस्फाइड राइट नाउ विद द पॉइंट दैट डॉक्टर साहब हाईलाइटेड? देखें सर, जो जहाँ तक
इंपोर्ट की कर्टेलमेंट थी वो तो उन्होंने कर ली, लेकिन डॉक्टर साहब ने सही कहा एट व्हाट कॉस्ट। क्या आप प्रोडक्शन कम करने जा रहे हैं? होना ये चाहिए कि आप एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करें, उस तरफ जाना चाहिए। अब एक वक्त था कि आपने इतनी इंपोर्ट कम करनी थी, आपने इंपोर्ट कम कर ली। अब इस वक्त जो है जब ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, आपकी एक्सपोर्ट्स और आपकी रिमिटेंसेस ये ऑलमोस्ट जो है उसके सॉरी आपके रिमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स मिला के ना इंपोर्ट के करीब करीब होगी। 2-3 बिलियन डॉलर का फर्क होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये 50 पे आएगी, वो रिमिटेंस जो है 22 पे चली जाएगी, एक्सपोर्ट 25 पे होगी, तो बहुत नैरो मार्जिन होगा। अब यहाँ से कुछ ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए कि भाई लोगों को एक तो ये कि इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट की तरफ जाए, हर आदमी तवज्जो दे। बहुत सारी देखिए चाइना जो है, चाइना की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती चली जा रही है। मेरा चाइना से काफ़ी बिजनेस इंटरेक्शन और विजिट भी हैं। मैं चाइना तकरीबन 45 ईयर्स से जाता हूँ। मैंने वो चाइना भी देखा जब पूरी कौम साइकिल पे होती थी। तो आधे चाइनीज ही हो गए, फिर 45 ईयर से जाते। तो वो सारी कौम जो थी साइकिल पे होती थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही रिमार्केबल तरक्की की। उसमें आखिरी 25 साल जो थे वो बहुत हैरत अंगेज तरक्की की थी। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इन चाइनीज से कुछ सीखें। ये जो सी पैक बन रहा है, सी पैक 2 आ रहा है, इसके अंदर कोई जो भी आपके प्लानिंग डिवीजन के लोग हैं, ये लोग जाएं चाइना के साथ, समझें, सीखें क्या है उनके साथ। अभी भी हमने अगर कर तो रहे हैं आप अंदर की बात बताएं ना, अंदर तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सेटिस्फाइड विद लाइक। नहीं देखिए मैं आपसे करूं, जैसे एक ट्रेन की बात करते हैं, चाइना में इस वक्त ट्रेन चल रही है 350 किलोमीटर पर आवर। हमने चाइना से अभी जो भी ट्रेन के लिए ML1 के लिए एग्री किया 160 किलोमीटर। चाइना से पाकिस्तान जितना पैसा चाहे ले सकता है। चाइना के पास तो इतने पैसे हैं, जैसे आपने फरमाया, दे हैव अबाउट मोर देन $3 ट्रिलियन। आप और चाइना की जो मौजूदा लीडरशिप भी जो है बहुत अच्छी है। इनके ये जो आज की लीडरशिप है, इसके पाकिस्तान के लिए सेंटीमेंट्स बहुत अच्छे हैं। आपके लिए एक ही बात है, उनसे आप 3 मिलियन मांगे या 3 बिलियन मांगे या 30 बिलियन मांगे, वो 3 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है। अब जब ट्रेन को आप ओवरऑल करने जा रहे हैं, आप उनसे कहें कि ये ट्रेन 160 की बजाय हमें 300 किलोमीटर वाली चाहिए। आपके जो लोग हैं यहाँ से कराची से लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, 4-5 घंटे में सब अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, उसका इम्पैक्ट क्या है कि आपके लोगों को भी महसूस होगा कि चाइना ने जो मदद की तो उससे हमारी जिंदगी में ये आसानी आई। और लेकिन क्योंकि मुझे लगता है हमारे बाज़ वज़रा में चीन से बात करने में, मांगने में उनमें हिम्मत नहीं है। हमारे जैसे आदमी को लेके जाए, हम तो पता है इनकी जेब में कितने पैसे हैं, इनकी जेब से पैसे, और हम कोई गलत जगह नहीं इस्तेमाल कर रहे। आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, उससे आपका पूरे मुल्क का फायदा होगा। और चाइना में इस वक्त ये जो फास्ट ट्रेन है, ये 9 रुपए किलोमीटर की टिकट के ऊपर चलती है। ये जो भी मैंने बहुत दफ़ा ट्रेवल किया है, 9 रुपीस किलोमीटर वो लेते हैं जो फास्ट। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया कि अगर आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और लोन लेना ही पड़ रहा है आपको, तो आप एक स्टेप आगे चल के लें और अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाएं। बिकॉज उससे होगा क्या कि अगले 7 साल बाद दोबारा आप बोलेंगे इसको भी अपग्रेड कर दो, और पैसा और क्या जरूर है। आपको नई लाइन बिल्कुल डालनी पड़ेगी, उसकी रेलवे आप नई लाइन डालें। देखिए इंडिया ने भी किया, इंडिया ने जापान से जो है फास्ट ट्रेन ली है। इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी मौका है, बजाय 160 के 320 किलोमीटर वाली ट्रेन लें। और इसके अलावा और भी बहुत सारी भी हो गई दूसरे सेक्टर्स में, और भी बहुत सारी चीजें हैं। चाइना में जो है बहुत सारी चीज़ें हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, सीख सकते हैं, और वो लोग हमें मदद करेंगे। ये नहीं कि नहीं करेंगे। बाज़ जगह ऐसी प्रोपोगंडा होता है कि जी चाइना ये कर रहा है। आजकल हमारा दोस्त मुल्क अमेरिका है, उनकी वाइस फॉरेन सेक्रेटरी हैं जो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये जी जो सीपैक है पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये है वो है। इसके साथ 2 रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जो कि पहला पॉइंट मैं कहूँगा, जापान की एग्जांपल आपको दूंगा कि जब जापान का जो इकोनॉमिक मिरेकल है वो बहुत ही फंडामेंटल तरीके में उनके इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट के साथ मुंसलिक है। आपको पता होगा कि उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाई जिसको METI METI कहते हैं, जहाँ पे ऐसे लोगों को नौकरी दी गई और उनको ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी गई जिन्होंने बाद में चल के एक बहुत ही कंपैरेटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। तो आई थिंक अगर हमने उस पोजीशन की तरफ जाना है जिसका जुबैर साहब ने अंदिया दिया है, हमें एक तो स्पेशलिस्ट चाहिए पाकिस्तान में, यानी कि
پلاننگ کمیشن کا رول جو ہے اس کو بہت زیادہ فعال کرنا پڑے گا. سب سے امپورٹنٹ منسٹری پلاننگ ہے پاکستان, جو کہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں چلی جو گئی ماضی ہے, میں صرف 2 سال کی ہوتی تھی, یہ 4 سال الیکشن والے بیک گراؤنڈ میں چلی گئی. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انڈسٹریل پالیسی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی. فار ایگزامپل اگر آپ ایسٹ ایشین ٹائیگرز کا ایگزامپل دیکھیں جس میں ساؤتھ کوریا, تائیوان, ایون ملیشیا ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, یہ سب کنٹریز شامل ہیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اسٹیٹ یا جو انڈسٹریل پالیسی ہے اس نے کتنا کلیدی کردار ادا کیا. یعنی کہ پکنگ اپ ونرز, پہلے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ صاحب یہ 3-4 جو ہماری انڈسٹریز ہیں یہ دنیا میں ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں. پھر ان کو چیپ کیپٹل, چیپ لونز پرووائڈ کیے گئے, انٹرسٹ فری لونز دیے گئے, اور ان کے لیے ہر قسم کا ایسا ماحول دیا گیا کہ تاکہ ان کی وہ انڈسٹری گلوبلی کمپیٹ کر سکے. اب آپ ساؤتھ کورین برانڈز دیکھیں, ڈیوو اور ہیونڈائی, اور یہ سارے گلوبل لیول پہ کمپیٹ, سیمسنگ, یہ گلوبل لیول پہ کمپیٹ کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ناظرین, بیکاز آپ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج 2 دن میں نہیں لے سکتے, نہ آپ 1 سال میں لے سکتے ہیں. آپ کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج اگر بلڈ کرنا ہے دنیا کے ساتھ تو آپ کو 6-7 سال محنت کرنی پڑتی ہے, so that you come on the international stage کہ آپ ورلڈ ٹریڈ کے اندر پرائس کمپیریٹیو ہو سکیں. We coming to the end of the program. افروز صاحب, towards the end آپ بتائیے مارکیٹ کا اب یہاں سے آؤٹ لک کیا ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ 5 سے 10 سال کی مدت میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیا کہیں گے اسٹاک مارکیٹ, از اٹ دا رائٹ ٹائم ٹو گیٹ انٹو دا مارکیٹ اور ناٹ؟ دیکھیں, مارکیٹ دنیا بھر میں, صرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج نہیں, دنیا کی کوئی بھی مارکیٹ ہے اس کو میجر کیا جاتا ہے پرائس ارننگز ملٹیپلز. پرائس ارننگز ملٹیپلز مورگن اسٹینلے کے تحت جو ایمرجنگ مارکیٹس میں ہے, اس میں پاکستان, انڈیا, چائنا, سارے ملک ہے, 25 کنٹریز ہے. Emerging market is currently trading at price earnings multiples of 12. Our market is currently trading at price earnings multiples of 8. تو آج بھی ان کی مارکیٹ 50% ہم سے زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مارکیٹ جو فیئر مارکیٹ جس کو کہنا چاہیے, it should trade at price earnings multiples of between 10 and 12. تو there is still, میں سمجھتا ہوں کہ 25%, because 8 سے 10 پہ جائے گے, تو there is still 25%, another 10,000 points over a period of time. اور ضروری نہیں کہ جلد ہو, ہم بھی نہیں چاہ رہے جلد ہو, slowly and gradually there is still, because again 72-year history میں آپ دیکھیں, index has always beaten its all-time high index maximum within 5 years. تو یہ تیسرا سال ہے ہمارا. اور اکانومی تو آپ کی آن دا ہول اکانومی آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, ٹیمپریلی مسئلہ ہے, لیکن اکانومی کوئی زیرو گروتھ تو نہیں ہے یا مائنس نیگیٹو گروتھ تو نہیں ہے. آج بھی اکانومی آپ کی 2.5-3% سے گرو کر رہی ہے. دے آر سیورل کنٹریز جن کی نیگیٹو گروتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی تو گرو کر رہی ہے, گروتھ اس کی سلو ہو گئی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی گرو نہیں کر رہی ہے. اکانومی 2.5-3% سے بھی گرو کر رہی ہے, اور there were reasons. Deliberately aggregate demand کم کرنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں اس دفعہ اب اسٹیبلٹی زیادہ آئے گی, and they will not be political decisions which the previous governments used to take. میں سمجھتا ہوں بہت کر کے جو ہے وہ اکانومی کو, the prime minister had the courage کہ بھائی اگر وہ اپنے رائٹ ہینڈ کو بھی کہتا ہے کہ نہیں بھائی آپ جائیں اور let's have another finance minister. Very good point highlighted on that note. بہت بہت شکریہ افروز صاحب آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا, اور ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. افروز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ ہمیں ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ یہاں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے گئے. آپ یہاں سے گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں, بٹ اگین بہت زیادہ فریجائل اسٹیج ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ہائی لائٹ کیا. انڈسٹریل گروتھ اگر آپ کو بڑھانی ہے اور کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بلڈ کرنا ہے, اس میں آپ کو سال لگیں گے. سو اگین although اسٹاک مارکیٹ از بومنگ, یو نیڈ ٹو سی کہ یہاں سے آپ کے جو 2 امپورٹنٹ اشاریے ہیں, ڈسکاؤنٹ ریٹ اور انفلیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فسکل اسٹیبلٹی, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ کے ٹیکسیشن ریونیوز بڑھنا شروع ہو گئے, لیکن اگین جو ٹارگیٹس ہیں وہ ٹارگیٹس بہت اگریسو ہیں. سو یو نیڈ ٹو سی کہ یہاں پہ آ کے آپ کو یو ہیو ٹو سی کہ پالیسی میں اسٹیبلٹی اور انڈسٹریل پالیسی کس طرح امپروو ہوتی ہے پاکستان کی. اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آیا آپ کے بچوں کو اور آپ کی فیملی کو اگلے 2 سے 3 سال میں کتنے جاب پراسپیکٹس مل سکتے ہیں. بیکاز ابھی بھی اسٹاک مارکیٹ کی گروتھ سے آپ نے ڈائریکٹلی فائدہ نہیں اٹھایا ہے, ابھی بھی ڈوم اینڈ گلوم کا سینیریو ہے آن دا گراؤنڈ. تو یہاں سے جب آپ کے لیے سینیریو بہتر ہوگا تبھی آپ کو ریئل ثمرات ملیں گے
کہ مارکیٹ کیوں گرو کر رہی ہے, اکانومی میں کیوں اسٹیبلٹی آئی ہے. سو ویٹ فار دیٹ ٹائم اور بی ہوپ فل آن پاکستان اکانومی. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کو ختم ہوا. چاہتا ہے اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.